नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं लेक्चर 4 में लेबर लॉस के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, स्कीम्स के बारे में, कि कौन से प्रोमिनेंट ऐसे स्कीम्स हैं जो ईपीएफओ में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम 30 नवंबर को है ना, शायद से 30 नवंबर को है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से स्कीम्स पूछे जा सकते हैं वो हमने डिस्कस किया। इस लेक्चर में हम लेबर लॉस शुरू करने वाले हैं। देखिए, इंडिया में लेबर लॉस बहुत ज़्यादा है, तो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, 3 या 4, मेजरली 3 या 4 में। ठीक है, और हम इसमें क्या जो भी लेबर लॉस हुए उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली देखते हैं कि लेबर लॉस स्टार्ट कहाँ से हुआ, लेबर लॉस कहाँ से शुरू हुआ। तो देखिए, ब्रिटिश एरा के टाइम पे जब लेबर लॉस का डिमांड होना शुरू हुआ, क्यों, उस समय जो लेबर्स थे, वर्कर्स थे, उनको प्रॉपर हाइजेनिक वर्क कंडीशन नहीं मिलता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था और मिनिमम सैलरी दिया जाता था, लो से लो सैलरी, 12 to 13 to 15 आवर्स ऑफ वर्क, इतना काम कराया जाता था और सैलरी भी कम मिलता था। तो उसके बाद कुछ लीडर्स अराइज हुए, उन्होंने लेबर लॉस का डिमांड किया कि लेबरों के लिए भी वर्क चाहिए, प्लस हाइजेनिक वर्क कंडीशन चाहिए। ठीक है, सिस्टमैटिक कोड चाहिए, जो अपना लेबर कोड होता है, तो उसका डिमांड किया। तो एज अ फर्स्ट रिजल्ट, फर्स्ट एग्जांपल अपना मिलता है अप्रेंटिस एक्ट 1850। ठीक है, वहाँ पे अप्रेंटिस एक्ट 1850 मिला। ठीक है, तो लेबर लॉस, फिर उसके बाद आता है अपना बॉम्बे फैक्ट्री एक्ट 1864। ठीक है, उसके बाद 1929 में ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आता है। उसके बाद अपने इंडिया में जब फ्रीडम के बाद भी, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत से लेबर लॉस में चेंजेस आते रहे। ठीक है, चेंजेस आते रहे। अभी फिर 2022 अपने 2020 में एक और लेबर आया, मतलब सारे जो लेबर्स हैं ना उनको कल्मिनेशन करके अभी उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, लेबर लॉस कंसिस्ट ऑफ, व्हाट डज इट कंसिस्ट, लेबर लॉस कौन सा कलर लूँ, ये वाला, कंसिस्ट ऑफ लीगल प्रोविजंस। कि देखिए, लीगल प्रोविजंस भी होना चाहिए ना। अगर किसी लेबर के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार होता है, ठीक है, उसका राइट्स का हनन होता है, तो उसके लिए कुछ लीगल प्रोविजंस चाहिए ना, कि जिसके तहत वो कंप्लेन कर सके, कोर्ट में जा सके। तो ऐसे प्रोविजंस है गवर्निंग द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स एंड ट्रेड यूनियंस। ठीक है, to protect workers' rights, ensure safe working environment and establish fair employment practice। ये है अपना कुछ लेबर का। ठीक है, पर्पस ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, लीगल फ्रेमवर्क फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट एंश्योरिंग हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन। जब तक अपना इंडस्ट्रियल रिलेशन में हार्मनी नहीं होगी, तब तक जो ये वर्क कंडीशन है, प्रोडक्टिविटी है, वो मतलब बोलते हैं ना, उसका आउटमोस्ट यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, आउटमोस्ट यूज नहीं हो पाएगा। ओके, इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स राइट। ठीक है, चलिए हम देखते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे, थोड़ा उसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, इंडिया में बहुत से मेजर लॉस है, लेबर के लिए बहुत से लॉस है। तो हम बेसिकली क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ठीक है, वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन के ऊपर भी पढ़ेंगे, वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन, मिनिमम वेज एक्ट 1948। ओके, ये पढ़ेंगे। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या प्रोविजंस हैं, हम ये पढ़ेंगे। ओके, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, ये भी पढ़ेंगे। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, इसमें जो जो एक्ट आते हैं, ठीक है, ईपीएफ मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 पढ़ेंगे, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 पढ़ेंगे। जो भी इसमें प्रोविजंस रहेंगे, मेन प्रोविजंस, और यूपीएससी का जो ईपीएफ है उसके पीवाईक्यू से कंपेयर करेंगे कि पीवाईक्यू में ऐसे कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, उसको लिंक करके पढ़ेंगे, बिकॉज विदाउट पीवाईक्यू हमें डिटेल में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर पीवाईक्यू को समझेंगे तो हाँ, हम सही दिशा में पढ़ रहे हैं, समझे। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 पढ़ेंगे, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे।
फैक्ट्री एक्ट 1948, माइंस एक्ट पढ़ेंगे, ओके, सर्विस एक्ट 1996, चाइल्ड एंड बॉन्डेड लेबर एक्ट पढ़ेंगे। और कहाँ कहाँ पे जैसे और भी कॉन्स्टिट्यूशंस में होते हैं, फंडामेंटल राइट में, डीपीएसपी में, ओके, वो भी पढ़ेंगे। बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन 1976, कब एबॉलिश हुआ, ये भी पूछ सकते हैं यूपीएससी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, पहले हम शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, कि कॉन्स्टिट्यूशन में से कौन कौन से प्रोविजंस दिए गए हैं जो लेबर्स के लिए यूजफुल है, ठीक है। जैसे अपना रेमेडीज वगैरह हो गया, ठीक है, आर्टिकल 32, तो वो सब देखते हैं कि कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑन लेबर लेजिस्लेशन, ओके। सो पहले कहाँ पे दिया है, रिलेशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉ। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क, ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है अलग अलग आर्टिकल के माध्यम से, ओके। वहाँ पे वर्कर्स के राइट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, वर्कर के राइट्स लिखे हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स जो है उनका वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर लेबर लॉ एंश्योरिंग सोशल जस्टिस, वर्कर्स प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर, लेबर लॉज डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जैसे कि प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रीएम्बल, प्रीएम्बल में देखिए एक वर्ड आएगा आपको सोशल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो कि जस्टिस प्रोवाइड कराते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल जो है ये हमें जस्टिस प्रोवाइड करती है सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल बेसिस पे, ठीक है। क्योंकि बहुत से ऐसे कारण है, इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जिससे वर्कर्स या लेबर्स उनका हनन होता है, ठीक है। सो यहाँ ये डिस्कस करेंगे लोअर इकोनॉमिक स्ट्रैटा, मेजरली तो लोअर इकोनॉमिक स्ट्रैटा पे ही होता है जो भी होता है, ठीक है। सोसाइटी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ, ठीक है। अ सोशलिस्ट पैटर्न of society seeks equitable distribution of wealth and welfare, allowing economically weaker worker to receive state support। जैसे अपना मनरेगा हो गया, अगर किसी को कहीं पे जॉब नहीं मिल रहा है तो मनरेगा गारंटीड वर्क प्रोवाइड करता है 100 डेज के लिए पर फैमिली, हाँ 100 डेज के लिए गारंटीड वर्क प्रोवाइड कराता है मनरेगा, ओके। सो लेट्स लुक इनटू द प्रीएम्बल। फंडामेंटल राइट्स है ना, हाँ, प्रीएम्बल तो हमने देख लिया। सो नाउ फंडामेंटल राइट्स, कि फंडामेंटल राइट्स में लेबर प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन सा राइट्स है। तो पहले तो आता है आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी में ऑल आर बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 बेसिकली ये करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। तो गारंटीड इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फॉर ऑल इंक्लूडिंग वर्कर्स, ठीक है। तो वर्कर्स को भी मिलता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 के तहत कहीं पे भी मतलब किसी भी इंडस्ट्री में आपको ऐसे नहीं मना किया कि आप ये दूसरे जात के हो या फिर मतलब बेस्ड ऑन रिलीजन, बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, कलर, इसके बेसिस पे आपको एम्प्लॉयमेंट डिनाई नहीं कर सकते। हो सकता है आपके क्वालिफिकेशन के बेस पे आपको डिनाई कर दे, ठीक है, लेकिन कलर, ठीक है, कलर होता है अपना, कास्ट होता है, रिलीजन होता है, इसके बेस पे आपको जॉब डिनाई नहीं किया जा सकता किसी भी इंडस्ट्री में, ठीक है। और अगर कहीं करता है तो डायरेक्ट आप आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, रेमेडीज, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो कि मेरा राइट्स का हनन हुआ है, ठीक है। सो आर्टिकल 15 क्या करता है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट मैटर्स, ठीक है। किसी भी इंडस्ट्री में आपको इस तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता कि आप कहीं और से आए हो तो मैं आपको जॉब नहीं दे सकता, ठीक है। किसी भी इंडस्ट्री में आपको नहीं किया जा सकता। सेकेंड, आपको इस बेसिस पे जॉब मना नहीं किया जा सकता, आपको इस बेसिस पे कि आप कहीं और से आए हो। जैसे अभी आपको पता है ये वाला केस, जैसे अपना तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गए, यहाँ पे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाता कि हाँ बिहारी यहाँ पे आके काम नहीं कर सकते, यूपी वाले भैया यहाँ पे आके काम नहीं कर सकते महाराष्ट्र में, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि लीगल नहीं है ना। लीगल ये है कि आप इंडिया में कहीं भी काम कर सकते हो, ठीक है। आपका प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, फॉर ऑल मेरिट एंड ये क्वालिफिकेशन,
प्लेस ऑफ बर्थ इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट में आप कहीं पे पैदा हो, आप चाहे बिहार में हो, सिक्किम में हुए हो, ठीक है, आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉय। और कहीं भी आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में भी आपको ये नहीं बोल सकता कि हाँ आप इस जात के हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। आर्टिकल 16 हमें गारंटी देता है, एश्योर देता है, ठीक है। तो आप कहीं पे भी हो, आप सिक्किम के हो, आप मेघालय के हो, मणिपुर के हो, बिहार के हो, यूपी के हो, भारत में कहीं पे भी जाके काम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जैसे मेजरली ना कोई भी वर्कर आपको ये नहीं बोले कि तू अछूत है, तू काम नहीं कर सकता, ऐसे आपको बोले, अगर कोई करता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। आर्टिकल 70 डिक्लेयर्स अनटचेबिलिटी पनिशेबल ऑफेंस प्रिवेंटिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। आर्टिकल 19 में क्या डिस्कशन है? आर्टिकल 19 जो है ना वर्कर्स के लिए एक मेन आर्टिकल बोला जाता है। यहाँ पे आप ट्रेड यूनियन बना सकते हो, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप कहीं भी इंडस्ट्री में खुल के बोल सकते हो, अपने राइट्स के लिए खुल के बोल सकते हो। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। राइट टू पीसफुल असेंबली है, मतलब आप पीसफुली स्ट्राइक कर सकते हो, पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हो। स्ट्राइक मतलब वो होता है आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हो अपने राइट्स के लिए, ये आपको आर्टिकल 19 में दिया हुआ है, पीसफुल प्रोटेस्ट, ठीक है। आप फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस, ये वाला आर्टिकल आप किसी भी कहीं पे जा सकते हो। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ना कि बिहार का हो या यूपी का हो, मेघालय का हो, मणिपुर का हो, आप कहीं पे भी जाके काम कर सकते हो भारत में, ठीक है। इसके लिए आपको कोई मनाही नहीं है। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशंस और ट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन फ्रॉम द कन्विक्शन फॉर ऑफेंस प्रिवेंट्स डबल जियोपार्डी, एक गुनाह के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन इंश्योरिंग फेयर लीगल ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर्स, वर्कर के साथ अन्याय नहीं हो सकता, आर्टिकल 20 में लिखा है। फिर आर्टिकल 24 में क्या लिखा है? आर्टिकल 24 में बेसिकली चाइल्ड के राइट्स के लिए है कि बच्चों को, जो चाइल्ड्स है ना, उन्हें हैजार्डियस एनवायरनमेंट में काम नहीं कराया जा सकता, हैजार्डस एनवायरनमेंट में उन्हें काम नहीं कराया जा सकता। चाइल्ड लेबर इन हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स, ठीक है, 14 ईयर्स इन हैजार्डियस इंडस्ट्री, ठीक है। इसका मतलब ये है कि देखिए कोई भी हैजार्डियस इंडस्ट्री है ना, केमिकल फैक्ट्री हो गया, ठीक है, या फिर आग की भट्टी हो गया, यहाँ पे चिल्ड्रंस को काम कराना मना है जो कि 14 ईयर से कम हो। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, अगर वो घर का काम है, जैसे फैमिली बिजनेस है, तो फैमिली बिजनेस में कोई मनाही नहीं है, फैमिली बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर सकता है, ओके। और आर्टिकल 20 के बारे में तो हमने बात कर ही लिया कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स जैसे राइट टू वर्क हो गया, ठीक है, उसमें अगर कोई रुकावट आ रही है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। आपका कहीं पे राइट्स का हनन हो रहा है, कोई आपको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, आर्टिकल 15 लेके आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। अगर कहीं पे ये इसके बेसिस पे प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, कलर हो गया, इसके बेसिस पे आपको एम्प्लॉयमेंट देने से मना किया जा रहा है, तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। हाँ, ये नहीं कि मैं 10वीं पास हूँ, सिर्फ 10वीं पास, मुझे यहाँ पे आईटी कंपनी में जॉब चाहिए, तब आप फंडामेंटल राइट का यूज नहीं कर सकते। डीपीएसपी में रेमेडीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते कि मैं 10वीं पास हूँ लेकिन मेरे को आईटी कंपनी में जाना है, तब आप यूज़ नहीं कर सकते। क्वालिफिकेशन भी अलग चीज़ होता है, ओके। सो अब बात करेंगे हम डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पे देखिए इसको लेके आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। थोड़ा बात करेंगे क्यों, बाद में बात करेंगे क्यों, लेकिन थोड़ा डीपीएसपी में क्या क्या प्रोविजंस है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में। देखिए फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी स्टेट को निर्देश देती है कि आप इन फैक्टर पे काम करो ताकि लेबर के लिए भी अच्छा हो, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पे सिर्फ लेबर्स की बात कर रहे हैं, सिटीजन्स, लेबर की बात कि लेबर्स के लिए क्या क्या अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत से आर्टिकल है, आर्टिकल 38 हो गया, स्टेट टू सिक्योर जस्टिस सोसाइटी, डायरेक्ट स्टेट प्रमोट सोशल वेलफेयर एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल 39 इक्वल पे एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी। यहाँ पे देखिए मे बी ये भी पूछ सकता है कि कौन से अमेंडमेंट हुए हैं, तो यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट हुआ है, 42nd अमेंडमेंट, जिसमें बात करते हैं फ्री लीगल एड की,
फ्री लीगल एड का बात करते हैं, ठीक है। फ्री लीगल एड, एंश्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, देखिए लेबर का ही है, लेकिन ये क्या है, डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अभी अगर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ये है कि समय आने के साथ साथ इसमें डेवलपमेंट हो गया, इस पर अगर लॉ बन गया, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस मिल गया पार्लियामेंट के तहत, तब आप आराम से इसको लेके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अभी नहीं जा सकते क्योंकि ये डीपीएसपी है, मतलब स्टेट को डायरेक्ट कर रहे हैं कि आपको इस पे काम करना है। स्टेट ने अगर इसके ऊपर लॉ बना दिया तब आप जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, मैन एंड वुमेन 39 फ्री लीगल एड एंड जस्टिस फॉर वर्कर्स प्रोवाइड्स फ्री लीगल एड, जैसे हमने बात किया फ्री लीगल एड आर्टिकल 39A, फ्री लीगल एड की बात करते हैं, वर्कर्स फॉर जस्टिस, ओके। नेक्स्ट, इसमें और भी आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 41 राइट टू वर्क। राइट टू वर्क मतलब हर एक को काम करने की ये होना, ठीक है, कि मुझे काम मिलना ही चाहिए। तो राइट टू वर्क अभी एक फंडामेंटल राइट नहीं, हो जाएगा लेटर फेज में, क्योंकि अभी सरकार हर किसी को जॉब नहीं दे सकता, वरना बोलेंगे राइट टू वर्क है मेरा, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो अभी हर किसी को जॉब नहीं दे सकता, ठीक है। राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड public assistance, ensure support for unemployed, sick, disabled and elderly worker. आर्टिकल 42 जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन, जो वर्किंग कंडीशन है ना वो अच्छा हो, हैजार्डियस वर्किंग कंडीशन ना हो, कि ऐसा तो नहीं कि आपको भट्टी में काम करना है विदाउट प्रोटेक्शन, ठीक है, आपको कोई भी जो शील्ड वगैरह रहता है, जो कवर वगैरह, वो सब नहीं दिया जाएगा, तो ये गलत है, ठीक है। मैंडेट सेफ एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन, एंश्योर मैटरनिटी बेनिफिट फॉर वर्किंग वुमेन। आर्टिकल 43 लिविंग वेजेस एंड सोशल सिक्योरिटी फॉर वर्कर्स, डायरेक्ट द स्टेट टू सिक्योर लिविंग वेजेस डिसेंट वर्किंग कंडीशन। आर्टिकल 43 लिविंग वेजेस एंड सोशल सिक्योरिटी फॉर वर्कर, सोशल सिक्योरिटी में वही अपने जो पेंशन्स वगैरह आते हैं ना, वो अपने आर्टिकल 43 में मेंशन है। आर्टिकल 45 कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, इनिशियली डीपीएसपी, नाउ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21A ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एंश्योरिंग फ्री एजुकेशन। ये हुआ 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, CAA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 47 पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, डायरेक्ट द स्टेट टू इंप्रूव न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ, ठीक है। तो बेसिकली ये है, ठीक है। हमने क्या क्या बात किया, हमने प्रीएम्बल बात किया, फंडामेंटल राइट्स बात किए और डीपीएससी बात किया कि लेबर के लिए क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी के लिए यही पार्ट 1। पार्ट 2 में हम और भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है और जो हमने डिस्कस किया मेजर लेबर लॉस, मिनिमम वेज एक्ट, ये अभी सब आने वाले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।